हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। जैसा कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं DSSB KVS TGT साइंस टीचर की, ये हमारा पार्ट 4 है चैप्टर लाइट का। ये जो है आपका DSSB नेचुरल साइंस टीचर का सिलेबस है, लाइट चैप्टर का सिर्फ, ठीक है। जिसमें से कि हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट कर चुके हैं, इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर पढ़ चुके हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सेस, फोकस, फोकल लेंथ। आज जो हम करेंगे रिफ्रैक्शन करेंगे। उससे पहले थोड़े से जो न्यूमेरिकल्स रह गए थे हमारे मिरर के, वो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स थोड़े से हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको जो है कॉन्केव मिरर की जो ये इमेज फॉर्मेशन होती है, ये डायग्राम जो रे डायग्राम है, ये आप सबको अच्छी तरह बाय थ्रू होना चाहिए, क्योंकि ये आपको आने वाले न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे। जो आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे उसमें बहुत हेल्प करेंगे। इवन आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इससे रिलेटेड आएंगे कि आपका ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो इमेज का किसके और किसके बीच में बनेगी। तो ये फास्ट आस्किंग क्वेश्चंस आपके मतलब रहेंगे, फ्रीक्वेंट आस्किंग। तो प्लीज़ इसको जो है प्रैक्टिस करिए, इसको याद कर लीजिए, इसको दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का था, ये हमारा साइन ऑफ कन्वेंशन था। ये रिवीजन टाइप पे चल रहा है अभी, क्योंकि ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए मिरर है, मिरर का जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किस में हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सेस के उस बेसिस पे हो रहा है। प्रिंसिपल एक्सेस में अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा, जब राइट साइड में जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर हाइट है ऑब्जेक्ट की ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगा इमेज की, अगर हाइट नीचे की तरफ है इमेज फॉर्मेशन की तो वो नेगेटिव होगा। तो ये बहुत बेसिक सा है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत 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 ज़रूरी है न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि जितना अच्छी तरह से आपको ये आता होगा उतनी अच्छी तरह उतनी फास्टर आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.2 NCERT बेस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर रखा हुआ है। कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। और साथ में हमें इसमें मेंशन है मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर की हमारी फोकल लेंथ है। तो हमें क्या क्या इसमें दे दिया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया है 25 सेंटीमीटर, और साथ में हमें फोकल लेंथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें पहले ही क्वेश्चन में पता लग जाता है कि कॉन्केव मिरर है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कॉन्वेक्स है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कॉन्केव है तो हमें क्या क्या नेगेटिव लेना है, और कॉन्वेक्स है तो क्या क्या पॉजिटिव लेना है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। शार्प इमेज से आप कंफ्यूज नहीं होना। शार्प इमेज मीन्स आपको कहाँ पर वो स्क्रीन रखनी है जिसमें इमेज फॉर्मेशन होगी, ताकि हमें वो इमेज जो है बिल्कुल क्लियर दिख सके, एकदम शार्प दिख सके, एकदम क्लियर दिख सके। साथ ही साथ हमें इसमें देखना है फाइंड द नेचर, नेचर देखना है, और साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज कितना फॉर्म होगा। तो ठीक है, आइए हम ये क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव प्रिंसिपल एक्सेस। हमेशा याद रखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बोला है, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाता है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो। कॉन्केव के आगे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कॉन्वेक्स के आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो क्या होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर ही होगा। और फ्रंट ऑफ द मिरर जो भी होता है वो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, हाइट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, हमेशा उसके ऊपर ही रखा होता है ऑब्जेक्ट, नीचे कभी नहीं रखा होता, हमेशा ऊपर रखा होता है। तो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा ही होगा, बट बात आती है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें तो हाइट कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर की तरफ है, यानी कि पॉजिटिव जाएगा। यहाँ देखिए आप कॉन्केव मिरर में ये ब्लू एरो आपको दिखा रहा है अपवर्ड की तरफ, तो यानी कि वो पॉजिटिव जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर रखा है, तो उसका जो हाइट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया एच को, एच मतलब ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। सिंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो नेगेटिव में आएगा। मैंने बोला आपको, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होगा,
ठीक है, कभी भी बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट नहीं रखा होता, हमेशा कुछ भी अगर हमें देखना होता है तो वो हम हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर से ही देखते हैं, कभी हम बैक साइड से जाके देखते हैं, कभी नहीं देखते। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो फ्रंट में होगा, इट मीन्स वो नेगेटिव होगा। तो यू हमारा यहाँ पे -25 सेंटीमीटर हो गया। फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर कहाँ पे बताया, यहाँ पे वो भी फ्रंट ऑफ द मिरर बताया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कॉनकेव मिरर पहले ही मेंशन कर दिया, तो उसका फोकल लेंथ या फोकस उसका कहाँ होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर ही होगा। और फ्रंट ऑफ द मिरर होगा तो इट मीन्स वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर एफ हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। इसीलिए साइन ऑफ कन्वेंशन जो है पहले पढ़ाया जाता है, ताकि आपको ये चीज़ें पहले से पता हूँ। ये खुद वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है इसमें माइनस और पॉजिटिव का साइन अपने आप लगाना होगा न्यूमेरिकल में। ठीक है ना, तो जो कंडीशंस दे रखी हैं, जो सिचुएशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप माइनस लगाएंगे। जैसे कि फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ या फोकस जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए उसको नेगेटिव कंसिडर किया गया है। अगर यही कॉन्वेक्स होता तो ये पॉजिटिव होता, उसका फोकस भी जो होता है पॉजिटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे मोर क्वेश्चंस आपको मोर क्लियर होता रहेगा इस बार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है कि हमें जहाँ पे इमेज फॉर्म होनी है, सिंपल लैंग्वेज, जहाँ पर इमेज फॉर्म होनी है, इमेज डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। जो डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस होगा, तो इमेज डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इमेज डिस्टेंस को हम क्या कंसिडर करते हैं, v इज़ अ इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। मिरर फार्मूला यूज़ क्या है हमारा, 1/f यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v यानी कि इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 1/f यहाँ से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो चले जाएगा उधर, -1/u इज इक्वल टू 1/v, क्योंकि हमारे पास f है, u है, तो हमने u को हम इस साइड में ले आए, लेफ्ट साइड में। आइए आप देखते क्या है, 1/v यानी कि 1/में इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/में फोकल लेंथ माइनस 1/में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम अपनी यूनिट्स पुट करेंगे। 1/v इज इक्वल टू 1/में फोकल लेंथ हमारा क्या था, -15 था, क्योंकि वो फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो इसलिए हमने -15 ले लिया, माइनस 1/में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, नेगेटिव था, क्योंकि वो फ्रंट ऑफ द मिरर था, तो -25 हमने वहाँ पे ले लिया। 1/में v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/में 25। 1/में v इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 75 ले लिया, उसके बाद -5 + 3, 1/में इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू -2/में 75। फिर इसको हम जब वो करेंगे v के इक्वल लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -75/2। ये बहुत बेसिक है, आप बचपन से कर रहे हैं, तो इसको मैं सिर्फ जस्ट फॉर योर नॉलेज या प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कई बार क्या है इसमें कुछ स्टूडेंट जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो भी वीडियोस देखते हैं, तो उनके लिए मैंने इलेबोरेट ज़्यादा किया है, पर जो टीचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या DSSP की कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत छोटा सा ये है। तो आप अपने आप से सेल्फ भी इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। v इज इक्वल टू -75/2, v इज इक्वल टू -75/2 हमारा आंसर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे छोड़ते हैं, चाहे आप इसको फर्दर आगे v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें शार्प इमेज जो चाहिए थी, जहाँ पर इमेज फॉर्म होगी शार्प इमेज, उसके लिए हमें क्या डिस्टेंस पे प्लेस करना पड़ेगा, स्क्रीन को 37.5 सेंटीमीटर पे हमें स्क्रीन को प्लेस करना पड़ेगा। ये था हमारा पहला आंसर। नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन मीन्स दैट स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है ना, ये साइन का आपको इसीलिए साइन ऑफ कन्वेंशन पहले पढ़ा दिया है कि साइन का आपको क्लियर हो गया, यहाँ से हमें पता लग गया। अब आपसे कोई इसी में क्वेश्चन पूछे कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है, बिहाइंड द मिरर या फ्रंट ऑफ द मिरर, नेगेटिव है इसलिए फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। स्क्रीन आपको कहाँ रखनी है, बिहाइंड द मिरर या फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर रखनी है, बिकॉज इट इज़ नेगेटिव। तो ये चीज़ें मतलब अपने आप में इनके जो आंसर्स हैं, जो सोल्यूशंस हैं, वही सब कुछ अपने आप में एक्सप्लेन करते रहते हैं। ठीक है, सिंस इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो इट मीन्स इमेज क्या है, ऑब्वियस ही बात है, बट ऑब्वियस है कॉनकेव मिरर के आगे है, फ्रंट में है, तो वो क्या है, रियल है। ठीक है, रियल है और इन्वर्टेड है। आगे हम क्या करेंगे, फाइंडिंग साइज ऑफ इमेज। अब हम इमेज का साइज निकालेंगे। लेट्स टेक हाइट ऑफ इमेज। हम इमेज की हाइट को क्या लेते हैं, h', क्या लेते हैं, h'। और इसकी हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट तो है, बट जब वो इमेज फॉर्म हुई तो
कितना गुना बड़ी हुई या छोटी हुई उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम उसमें लगाएंगे। मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर क्या था, हमने पहले भी पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और साइन हमने माइनस इमेज इसलिए लिया है क्योंकि ये फ्रंट ऑफ द मिरर का केस है। और दूसरा क्या कि आगे देखेंगे हमने क्या लिया हुआ है, फ्रंट ऑफ द मिरर है, नहीं बैक ऑफ द मिरर भी होगा तो भी हम फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का यही रहता है, बट वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये इससे हमें क्लियर होगा कि क्या इसकी मैग्नीफिकेशन आई है। जैसे माइनस वी अपॉन में यू है तो आगे हमने देखा इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस वी क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस भी जो होगा हमारा, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर होगा तो वो ऑब्वियसली बात है माइनस में ही फॉर्म होगा, माइनस में ही फॉर्म हुआ है, वो हमारा माइनस 37.5 आया है, तो इसलिए हमने क्या करा यहाँ पे माइनस टू माइनस पॉजिटिव करके वी अपॉन में यू इसको कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा फॉर्मूला हमारा मैग्नीफिकेशन क्या है, एच डैश अपॉन में एच, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, इन दोनों फॉर्मूला से ही मिलके हमें इमेज का साइज निकालना है। आइए कैसे निकालते हैं, देखिए दोनों फॉर्मूला हमने मिलाए, वी माइनस वी अपॉन में यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच, क्योंकि हमारे पास एम नहीं है तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, माइनस वी अपॉन में यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच। अब देखिए मैंने यहाँ पे माइनस वी जो है वो 75/2 लिया है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था हमारा जो वी था वो माइनस 75/2 आया, क्योंकि न्यूमेरिकल को ईजी करने के लिए हम ये वाली टर्म को कंसिडर कर लेंगे। निकल तो इससे भी जाएगा बट जो कैलकुलेशन है वो लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहाँ पे माइनस 75/2 को कंसिडर कर रहे हैं, अपॉन में -25 इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में 4, ठीक है। बाकी वो कैलकुलेशन आप रेगुलर जैसे करते हैं वैसे आप करते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब देखिए एच डैश अपॉन में 4, ये जो है इसमें थोड़ा सा टाइप हो रहा है, इसमें माइनस अंदर से आपको ब्रैकेट में -75/2 लेना है, इसमें आया नहीं है, माइनस ब्रैकेट में -75/2 होगा, अपॉन में -25 होगा। फिर आप इससे कैलकुलेट करेंगे, एच डैश अपॉन में 4 इज इक्वल टू -75/25 इंटू 2, एच डैश अपॉन में 4 इज इक्वल टू -3/2, एच डैश इज इक्वल टू -3 इंटू 4 अपॉन में 2, एच डैश इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। हमारी जो हाइट ऑफ द इमेज आई है वो आई है -6 सेंटीमीटर। प्लीज़ इसमें जो है टाइपो एरर हो सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में भी इनको प्रैक्टिस कीजिए, इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने आप जब सॉल्यूशंस निकालेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखने से मैथ्स कभी भी देखने से नहीं आती या न्यूमेरिकल्स कभी देखने से नहीं आते हैं, ये आते ही सिर्फ प्रैक्टिस से हैं। आप सिर्फ मेरे लिखने नहीं, ये तो मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताया है, बाकी आप अपने दिमाग से अपने तरीके से फॉर्मूला को समझते हुए इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चाहे सेम क्वेश्चन को ही दोबारा अपना साइड में लिख के प्रैक्टिस कीजिए या इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है ना। जिसमें आपको साइन कन्वेंशन भी क्लियर हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। एच डैश इज इक्वल टू हमारा क्या है, -6 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब बात करते हैं जब साइज ऑफ द इमेज क्या आया हमारा, सिंपल सी बात है, अगर हाइट ऑफ इमेज हमारी -6 आई है, -6 मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है, तो -6 आई है, इट मीन्स वो क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती तो वो -6 नहीं होती, हाइट क्या होती, पॉजिटिव होती, वो 6 होती, पर पॉजिटिव 6 होती। पर अगर वो -6 में आंसर आता है, हाइट ऑफ द इमेज का जो आ रहा है, हाइट ऑफ द इमेज -6 आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो रही है, यानी कि नीचे की तरफ माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। ये अपने आप में आंसर अपने आप ही खुद बता रहा है। साइज ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। इससे क्या पता लगता है, ऑब्जेक्ट का साइज जो है 4 सेंटीमीटर है और जो इमेज का साइज है वो 6 सेंटीमीटर है। इट मीन्स देयरफॉर इमेज क्या है, बड़ी है, क्योंकि वो 4 है और इमेज का साइज 6 है, तो इट मीन्स इमेज जो है एनलार्ज्ड है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि वो जो उसकी हाइट है वो इमेज क्या है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म हुई है, इट मीन्स इमेज जो है इन्वर्टेड है। रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। तो ये आपका आंसर हो गया। पहले आपने इसका पहले इमेज डिस्टेंस निकाला है, उसके बाद आपने इसका नेचर ऑफ इमेज बता दिया है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज भी बता दिया, नेचर ऑफ इमेज भी बता दिया, और क्या पूछा था हमसे, हाँ, और हमें स्क्रीन कहाँ पे रखनी है उसका डिस्टेंस भी हमने इसका निकाल दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मोनोटाइप, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत
छोटा सा टाइम लेगा। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। पहली बात तो देखिए, जहाँ पे भी हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स आता है वहीं पे हमारे को सारे साइन क्लियर हो जाने चाहिए। कॉन्वेक्स है इट मीन समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फोकस पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, तो सारा कुछ पॉजिटिव है। तो पहले तो कॉन्वेक्स मिरर आते हमें समझ में आ गया हमारे साइन क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव का थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमें थोड़ा देखना पड़ता है, बाकी राइट साइड में कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप देखिए, एज वी नो फोकल लेंथ क्या है, इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर हम क्या कहते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारा 2f इज इक्वल टू आर, 2f यानी r इज इक्वल टू 2f। फोकल लेंथ का डबल कर दो तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है, और रेडियस कर्वेचर को डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो वो फोकल लेंथ हो जाता है। तो फॉर्मूला ये है f इज इक्वल टू आर बाई 2। हमारे को रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर दिया, तो f इज इक्वल टू 32 बाय 2, ये हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर। बट साइन क्या है, पॉजिटिव, यानी कि बिहाइंड द मिरर इसका फोकल लेंथ है वो है 16 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना, पॉजिटिव है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर की बात यहाँ से वैसे ही क्लियर होगी। पहले ही हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर तो पॉजिटिव ही होगा, साइन जो होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस हमने किया है। आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं मिरर का। अ कॉन्केव मिरर क्या करता है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड करता है रियल इमेज को। जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर फ्रंट पे रखा हुआ है, यानी कि फ्रंट पे रखा है तो कॉन्केव मिरर है। नहीं, ऑब्जेक्ट तो दोनों के ही उसमें रखा रहता है, बट इस पर मेंशन कर रखा है कि कॉन्केव मिरर, यहाँ पे कॉन्केव मिरर इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है, बट 3 टाइम्स लार्जर प्रोड्यूस कर रहा है। और जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है, मिरर के फ्रंट में। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ लोकेट करेगी, ठीक है ना। इस चीज़ को देखिए, पहली बात तो जब कॉन्केव कॉन्वेक्स मैंने बोला पहले ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इमेज उसने वो पहले ही बता दिया कि एनलार्ज हो रही है, एनलार्ज इमेज हो रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी कहीं ना कहीं। बाकी नेगेटिव साइंस का यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। सिंस इमेज इज रियल, इमेज रियल है, मैग्निफिकेशन क्या होगा इसमें, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, कॉन्केव मिरर की बन रही है, कॉन्केव मिरर के फ्रंट पे बन रही है तो नेगेटिव ही होगा, और इमेज बन रही है। यहाँ पे हम हाइट की बात नहीं करें, अगर हाइट की बात करते हैं ऑब्जेक्ट की तो वो पॉजिटिव होता, बट अगर बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तो वो नेगेटिव होगा। वैसे ही यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जो इसकी कॉन्केव मिरर की जो इमेज बनती है फ्रंट पे वो इन्वर्टेड बनती है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है। तो उसने पहले ही m को इज इक्वल टू -3 ले लिया, क्योंकि उसने बोल दिया 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में रखा है, कितना रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट फ्रंट में रखा है तो आपको पहले ही बताया था ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में कॉन्वेक्स कॉन्केव में क्या होगा, नेगेटिव ही रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, -10 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया है। इमेज डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, v हो गया। वी नो दैट m इज इक्वल टू क्या होता है, -v अपॉन में u, -v अपॉन में u। तो m क्या था हमारा -3 इज इक्वल टू -v अपॉन में -10। हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, -3 इंटू -10 -v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन जो है ऑटोमेटिक वहाँ चले जाएगा, क्योंकि -v क्या, इमेज हमारे जो आ रहा है, इमेज डिस्टेंस माइनस में आ रहा है, तो -30 सेंटीमीटर। देयरफॉर इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है ना। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमारी जो है इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। 3 टाइम्स लार्जर हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको 3 इंटू 10 कर देंगे कि हाँ भाई 3 इंटू 10 हो गया तो हमारे मतलब इतना वो कर ले, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। साइज की बात अलग हो गई, हाइट की बात अलग हो गई। तो हमें उसने ये पूछा कि ये इमेज आखिर लोकेट कितनी दूरी पे हो रही है। अगर 10 सेंटीमीटर पे रखा है और इमेज जो है एनलार्ज हो रही है, तो यहाँ पे इसको 3 इंटू 10 नहीं कर देंगे, इसको प्रॉपर मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से निकाल के प्रॉपर तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो -30 सेंटीमीटर आ गया, देयरफॉर इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हो गया। इस तरह के कई न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये मिरर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं आगे की लाइट चैप्टर में। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जो है इज़ द बेंडिंग ऑफ वेव। सीधी सी बात है, रिफ्रैक्शन क्या करता है,
जो इंसिडेंट रे आती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको चेंज कर देती है। रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वेव जो है, लाइट वेव जो है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो वेव की डायरेक्शन चेंज करती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, आइए इसमें समझते हैं। इंसिडेंट रे आई, ब्लू कलर की हमारी इंसिडेंट रे आई, ये आप नीचे ब्लू ब्लू देख रहे हैं, आप सोचिए ये पानी है, और जो ऊपर वाइट है ये हमारा एयर है। ये एयर क्या है? हमारा एक मीडियम है, और वाटर भी हमारा एक मीडियम है। इंसिडेंट रे आई और इंसिडेंट पॉइंट से आके रिफ्रैक्ट हुई है। रिफ्लेक्ट हम पढ़ चुके हैं, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, दिस इज रिफ्रैक्ट। तो रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्लेक्ट क्या हुई? आपने देखा कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। जो ब्लू रे आ रही थी उसको स्ट्रेट ना जाने की वजह वो हल्की सी बेंड हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर किया, तो यहाँ पर आके उसका डायरेक्शन चेंज हुई। तो इस चेंज ऑफ डायरेक्शन को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन, डेफिनेशन नहीं, हम सिर्फ समझेंगे कि आखिर होता क्या है। रिफ्रैक्शन ये हुआ, एयर मीडियम से दूसरे मीडियम, दूसरा मीडियम क्या था? वाटर। जैसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज होते ही क्या हुआ? इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसमें ये दो एंगल बनाते हैं, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, बाकी आगे हम पढ़ेंगे इन एंगल्स के बारे में। अब देखिए, ये मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब ये हमारे नॉलेज के लिए होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में इसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं अपने बेसिक क्लियर करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, ये हो गया। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि क्या रिफ्रैक्शन वाले उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है? हाँ, रिफ्लेक्शन होता है। दैट रेड रे शोइंग दैट रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुआ तो क्या हुआ? बेसिकली उसने रेस ने पास कर दिया, मतलब क्रॉस कर दिया, क्रॉस किया। रिफ्लेक्शन में हमने क्या सीखा था कि वो एक मीडियम से अपने ही सेम मीडियम में वापस चले जाता था, पर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, तो इसमें क्या हुआ? रिफ्रैक्शन तो हुआ, क्योंकि वहाँ पे आके कुछ ना कुछ स्पीड, वेवलेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए तो वो डायरेक्शन चेंज हो गई। बट जो रिफ्लेक्शन हुआ, वो रिफ्लेक्शन क्या हुआ? सेम जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से जाएगा भी। ठीक है, जिस वेवलेंथ से आएगा उसी वेवलेंथ से जाएगा भी, तो रिफ्लेक्शन भी वहाँ पे हल्का होता है। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कोई ग्लास है, गिलास, मिरर नहीं कह रहा हूँ, गिलास कह रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट गिलास है, उस तरफ आपका कोई फ्रेंड खड़ा है और आप इस तरफ खड़े हैं, तो आप क्या देखते हैं कि लाइट तो क्रॉस कर गई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, बट क्या होता है जब हम देखते हैं कि उस गिलास में हल्की हल्की सी ना हमारी एक इमेज भी फॉर्म हो रही होती है, बहुत हल्की सी इमेज फॉर्म हो रही होती है, बहुत क्लियर नहीं। तो वो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, वीडियो में भी पढ़ाया था कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारी इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन होती किसकी वजह से? रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। तो जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंट, उसमें वो मतलब रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, पर साथ में क्या हो रहा है? एक हल्की सी छोटी, मतलब अजीब सी, एक हमारी बहुत लाइट सी एक इमेज बन रही है, हमको अपनी इमेज वहाँ पे दिखती है फॉर्म होती हुई। तो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज़ अ प्रूफ ऑफ दैट कि रिफ्रैक्शन के टाइम पे रिफ्लेक्शन भी होता है। बट हमें अभी इस चैप्टर में इसकी ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि हम आगे रेडिएशन वगैरह में कंसिडर करेंगे। बट जस्ट फॉर अ नॉलेज, हमारे नॉलेज के लिए मैंने ये बताया कि रिफ्लेक्शन भी होता है। कभी आपसे कोई ऐसी जनरली पूछ ले, आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्या रिफ्लेक्शन वाले उसमें रिफ्लेक्शन होता है, आप बोले नहीं जी इंसिडेंट रे आती है, दूसरे मोड मीडियम में घुस जाती है, वहाँ पे डायरेक्शन चेंज आती है, तो रिफ्लेक्शन तो होता ही नहीं, क्योंकि वो तो सीधा क्रॉस कर गई रे। नहीं, क्रॉस तो करती है, क्रॉस करते करते भी क्या होता है? हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये सबको पता है। एज वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? उनकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। V1 मतलब स्पीड, लैम्डा आपका वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी आपकी स्मॉल f हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब बात करते हैं, जब भी कोई इफ़ एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो, फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट की, फ्रीक्वेंसी जो लाइट की होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, ये आप हमेशा याद रखना।
जो भी मीडियम हो, अगर वो एयर मीडियम से रेज जो है, वेव्स जो हैं आपका वाटर मीडियम में जा रही हैं, या वाटर मीडियम से एयर मीडियम में जा रही हैं, या फिर एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रही हैं, जिस भी मीडियम में जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव नेवर चेंजेस। ठीक है, एक इन तीनों में स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो किसी भी मीडियम में जाए, किसी भी मीडियम को क्रॉस करे, वो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है लाइट वेव की। ठीक है, चेंज क्या होता है भाई, अगर अंदर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और उसने डायरेक्शन चेंज करी तो बट ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए, या तो स्पीड में चेंज आएगा या वेवलेंथ में चेंज आएगा, बट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। तो आपका यहाँ पे स्पीड और वेवलेंथ में चेंज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता है। ठीक है, स्पीड एंड वेवलेंथ कुड बी चेंज इन डिफरेंट मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो चेंज हो सकता है बट आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, फिर यहाँ पे मैं आपको फिर अपने नॉलेज के लिए, अपने उसके लिए, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जब हमारा होता है, रिफ्लेक्शन के टाइम पे हमारी जो इंसिडेंट रे है उसका क्या होगा, इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट भी क्या होगी, जिस स्पीड से आएगी, जिस वेवलेंथ से आएगी, उसी स्पीड से, उसी वेवलेंथ से, उसी फ्रीक्वेंसी से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्ट नहीं कह रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कह रहा हूँ, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्यों चेंजेस नहीं आए, बिकॉज उसने कोई मीडियम चेंज नहीं किया, एयर मीडियम से आया और एयर मीडियम में ही वापस चले गया, तो वहाँ पे ना तो उसकी स्पीड चेंज हुई, ना उसकी कोई वेवलेंथ चेंज होगी, और ना ही कोई उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज। फ्रीक्वेंसी तो अगर चेंज होती ही नहीं है, तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी और वेवलेंथ भी चेंज होगी, बट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा तो स्पीड या वेवलेंथ चेंज हो सकती है। ये बेसिक क्लियर होना चाहिए हमें। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। सीधी सी बात है, हर किसी की अपनी एक एबिलिटी होती है, हर मटेरियल की, हर सब्सटेंस की, हर मीडियम की, कि वो किस एबिलिटी से लाइट को अपने से ट्रांसमिट होने देता है। ठीक है ना, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल या मीडियम टू ट्रांसमिट लाइट थ्रू इट, अपने से कितनी एबिलिटी से वो लाइट को पास करता है। जैसे कि उसके अंदर जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो उस मीडियम में वो लाइट जाते ही उसकी स्पीड स्लो हो जाती है या बढ़ जाती है, जो भी होता है, या कोई इफेक्ट आता है वेवलेंथ में, तो वो चीज़ें बताती हैं द एबिलिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी एबिलिटी बताती है। ठीक है, देखिए एक रबर बॉल है और एक तरफ मेटेलिक बॉल है। मेटेलिक बॉल को अगर मैंने हाथ में पकड़ा तो वो हैवी है, रबर बॉल हैवी नहीं है। तो वो मेटेलिक बॉल हैवी क्यों है, बिकॉज इट इज़ हायर डेंसर, वो ज़्यादा डेंसिटी उसकी होने के कारण, वो हाई डेंसिटी के कारण वो हैवी है, और जो रबर बॉल है वो लाइट है। ठीक है ना, तो ऐसे क्या है, वो उसकी मास डेंसिटी है। तो ऐसी वो उसकी मास डेंसिटी हो गई, पर जिस ऑब्जेक्ट की या जिस सब मटेरियल की या जिस मीडियम की जब वो लाइट पास करती है अपने अंदर से, तो उसकी जो एबिलिटी होती है लाइट ट्रांसमिट करने की, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी, मास डेंसिटी इज डिफरेंट, दिस इज अ ऑप्टिकल डेंसिटी विच इज यूज फॉर लाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर कोई लाइट रे पास करती है ऑप्टिकली रेरर मीडियम से टू डेंसर मीडियम, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनेगा उसका, टूवर्ड्स नॉर्मल बनेगा, टूवर्ड्स नॉर्मल बनेगा। और वही सिमिलरली जब वो पास करेगा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, तो वो नॉर्मल से बेंड अवे होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये पहला डायग्राम देखिए, ये जो ब्लू ब्लू सा है ये क्या आपका वाटर हो गया, रेड रे आई दैट इज इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल है, या नॉर्मल पॉइंट से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ तो आपने देखा बेंड कहाँ हुआ, टूवर्ड्स नॉर्मल हुआ। क्यों, जो हमारा एयर है वो रेरर मीडियम है, और ये हमारा वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में क्या हुआ, वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाके उसने एंगल बनाया। ठीक है, ये क्लियर है, डायग्राम से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो रहा है। इंसिडेंट रे आई, वो लाइट मीडियम से, सॉरी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, तो उसने एंगल कहाँ फॉर्म किया, एंगल उसने फॉर्म किया है नॉर्मल की तरफ। ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसने नॉर्मल की तरफ फॉर्म किया। वहीं सेकंड डायग्राम में देखते हैं कि जब वो वाटर से एयर में जाती है, यानी कि डेंसर मीडियम से वो रेरर मीडियम में जाती है, तब वो क्या कर रही है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चले गया, तो एंगल उस तरफ बनाया उसने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे बना, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब डेंसर से रेयर में आती तो क्या होता है, नॉर्मल से बेंड हो जाता है, और अगर नॉर्मल रेयरर से जब आपका
डेंसर में आता है तो डेंसर में क्या होता है, वो टुवर्ड्स नॉर्मल एंगल बनाता है, और डेंसर से अगर रेयर में जाता है तो टुवर्ड्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंगल बनाता है। बहुत इजी और बहुत सिंपल है, ये हमारे बेसिक्स हैं। रिफ्रैक्शन को समझना था, यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्शन कंप्लीट हुआ। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे दोबारा मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। मैं इसको और किस तरह से आपको इसमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मुझे बताएं। बाकी ये जो डायग्राम था इससे क्लियर हो गया, बहुत इजी है। रेयर मीडियम क्या होता है, जो डेंसर होता है वो डेंसर क्या होता है, ये आप थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कीजिएगा, प्लीज़ इसको पढ़िएगा। ये नहीं कि एक बार सुना और हो गया, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया या कुछ आपको और मोर क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।